भारत या उत्तराखंड के इतिहास को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल। ये वो समय था जब आदिमानव यहाँ रहते होंगे। शायद इस समय के मानव को लिपि और भाषा का ज्ञान नहीं रहा होगा। इस कारण इस समय के हमें कोई भी लिखित स्रोत नहीं मिले हैं। प्रागैतिहासिक काल की जानकारी हमें केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है, जैसे पाषाण उपकरण, शैलाश्रय, गुफाएं, शैलचित्र और ताम्र उपकरण। प्रागैतिहासिक काल की मानव सभ्यता को 4 भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और धातु काल या ताम्र पाषाण काल। माना जाता है कि पुरापाषाण काल के शुरुआती समय में आदिमानव अफ्रीका में रहते थे और फिर उन्होंने अफ्रीका से निकलकर अन्य स्थानों में विस्तार किया। पुरापाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार करना था। शिकार करने के लिए ये लोग पत्थर के बड़े बड़े हथियार बनाते थे। कहा जाता है कि इन्हीं पत्थरों को आपस में टकराकर इन्होंने आग का आविष्कार भी किया था, जो आदिमानवों का सबसे बड़ा आविष्कार माना जाता है। पुरापाषाण काल में मानव शैलाश्रयों या गुफाओं में रहते थे। पुरापाषाण काल में आदिमानव अपना भोजन शिकार करके ही प्राप्त करता था। इस प्रकार पुरापाषाण काल को हम आखेटक खाद्य संग्राहक काल कह सकते हैं। भारत के संदर्भ में मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफा पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक की मानी जाती है। दोस्तों, जब उत्तराखंड का इतिहास लिखना शुरू किया गया तो उस समय ये माना जाता था कि कठोर जलवायु और पहाड़ी इलाकों के कारण ये बंजर और निर्जन भूमि रही होगी और यहाँ की इस दुर्गम स्थिति के कारण कोई भी प्रागैतिहासिक मानव यहाँ नहीं रहता होगा। लेकिन विभिन्न उत्खननों और प्राचीन साहित्य के अध्ययन के बाद अब ये प्रमाणित हो गया है कि उत्तराखंड का इतिहास पाषाण युग तक जाता है। माना जाता है कि उत्तराखंड में सबसे पहले नीग्रोइड समूह के आदिमानव आए थे, जिन्हें साहित्यिक ग्रंथों में कोल, मुंड या सबर कहा गया है। बताया जाता है कि इन्हीं कोल जाति को वर्तमान में दलित अनुसूचित जाति कहा जाता है। उत्तराखंड में पुरापाषाण काल की संस्कृति का आभास हमें सर्वप्रथम पाषाण उपकरणों से ही होता है। उत्तराखंड से पुरापाषाण काल के पाषाण उपकरणों की खोज केपी नौटियाल और यशोधर मठपाल ने की थी। उन्होंने यमुना नदी घाटी में कालसी के निकट, अलकनंदा नदी घाटी में श्रीनगर के निकट और पश्चिमी रामगंगा घाटी में पौड़ी और अल्मोड़ा से पुरापाषाण कालीन उपकरण प्राप्त किए हैं। उत्तराखंड से प्राप्त प्रस्तर उपकरणों को विद्वानों द्वारा फ्लेक वर्ग में रखा गया है। इस वर्ग के प्रमुख पाषाण उपकरणों के नाम हस्त कुठार यानी हैंड एक्स, चॉपर और स्क्रैपर हैं। इन पाषाण उपकरणों का उपयोग मानवों ने अपने विकास के विभिन्न चरणों में किया। पाषाण उपकरणों से वे शिकार करते होंगे और मिट्टी की खुदाई करते होंगे। आप आगे देखेंगे कि आने वाले समय में आदिमानवों ने इन्हीं पाषाण उपकरणों से अपने लिए गुफाओं का निर्माण भी किया। इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। इसमें आदिमानवों ने इन पत्थरों के बड़े बड़े हथियारों को छोटे और नुकीले हथियारों में परिवर्तित कर लिया था, जिसके कारण उन्हें शिकार करने में आसानी होने लगी। I know you are looking at me. You have to pay attention to my weapon. वास्तव में मध्य पाषाण काल में मानव शारीरिक और बौद्धिक विकास की ओर अपना पहला कदम बढ़ा रहा था। मध्य पाषाण काल में उसने कुछ पशुओं को भी पालतू बनाने की आवश्यकता महसूस की और सबसे पहले कुत्ते को पालतू पशु बनाया। पशुपालन के साक्ष्य मिलने के कारण मध्य पाषाण काल को पशुपालक काल भी कहा जाता है। इसके बाद आदिमानव अपने आसपास की घटनाओं को देखकर अपने घरों यानी इन शैलाश्रयों और गुफाओं में चित्रकारी भी करने लगा।
माना जाता है कि आदिमानव ने सबसे पहले शैलचित्र भीमबेटका गुफा में ही बनाए थे। अब बात उत्तराखंड के मध्य पाषाण काल की करें तो इसके साक्ष्य के रूप में हमें उत्तराखंड से कई शैलाश्रय और गुफाएं मिलती हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार यशवंत सिंह कठौच के अनुसार उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक शैलाश्रय चित्रों की पहली खोज 1968 में महेश्वर प्रसाद जोशी ने लखुडियार में की थी। लाखो गुफा अल्मोड़ा जिले में बाड़ेछिना के पास दलबेंड में सुयाल नदी के किनारे स्थित है। ये सुयाल नदी कोसी नदी की सहायक है। क्या आपको पता है कि उत्तराखंड की कोसी नदी किसकी सहायक नदी है? अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करें। लखुडियार में हमें हल्के लाल रंग से बने कुछ चित्र दिखाई देते हैं। पहले शायद ये गहरे लाल रंग के रहे होंगे, लेकिन वर्तमान समय में ये चित्र धूप और वर्षा के कारण धुंधले पड़ गए हैं। लाखो गुफा में सामूहिक नृत्य करते हुए मानवों के रंगीन चित्र बनाए गए हैं। कुछ इतिहासकार लाखो गुफा के शैल चित्रों की तुलना उत्तराखंड के झोड़ा नृत्य से करते हैं, जबकि कुछ इतिहासकार इसकी तुलना मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफा के चित्रों से करते हैं। अल्मोड़ा जिले में ही स्थित लुएथाप नामक शैलाश्रय से लाल रंग के शैलचित्र मिले हैं। यहाँ से पूर्व की ओर हमें लखुडियार का अत्यंत मनोरम दृश्य देखने को मिलता है, जिसके आधार पर डॉक्टर यशोधर मठपाल का मानना है कि लुएथाप और लखुडियार के निवासी कभी आपस में संपर्क में रहे होंगे। इसके अलावा यशोधर मठपाल ने फड़कानौली और पेटसाल से भी शैलाश्रयों की खोज की थी। अल्मोड़ा जिले में ही स्थित कश्यप पहाड़ी से 14 नृतकों का चित्रण वाला शैल चित्र मिला है। इसके अलावा अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूर फलसीमा से योग करते हुए शैलचित्र मिले हैं। अल्मोड़ा से इतने अधिक शैलचित्र मिलने के कारण अल्मोड़ा को उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक कला का केंद्र कहा जाता है। अभी भी कई गुफाएं ऐसी हो सकती हैं जिनकी खोज होना भी बाकी है। अभी कुछ समय पहले ही पिथौरागढ़ जिले में कुछ रॉक पेंटिंग मिली है। 12 लोगों का जो ग्रुप है, उन 12 में से कुछ छोटे हैं, लगता है कि वो बच्चे हैं, और उसमें से 2 या 3 के सींग से बना रखे हैं उसमें, और उसके जस्ट ऊपर पे अलग से 3 और पेंटिंग्स बनी हैं, जिसमें एक छोटा है, बाकी 3 बड़े हैं, सबके सींग बना हुआ है। उसके अलावा इसमें जो पेंटिंग्स बनी है कुछ ब्रॉड एरिया पे, उस लाल लाल से धब्बे छींटे ऐसे कई जगह पे हैं। क्योंकि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की पहली खोज है, मेरा मानना है कि इस तरह की और भी कई साइट्स यहाँ पे अवेलेबल होंगी। ये तो थी कुमाऊं मंडल की कुछ गुफाएं। अब हम गढ़वाल मंडल की ओर बढ़ते हैं। चमोली जिले की अलकनंदा घाटी में एक गाँव है, डुंगरी गाँव। यहाँ से एक शैलाश्रय मिला है जिसे ग्वारखा गुफा कहा जाता है। ग्वारखा गुफा में मनुष्य के चित्र त्रिशूल आकार में बनाए गए हैं और इन चित्रों का मुख्य विषय पशुओं को हाका देकर घेरना है। डॉक्टर यशोधर मठपाल के अनुसार इस शैलाश्रय में लगभग 41 आकृतियां हैं, जिनमें 11 पशुओं की और 30 मानवों की आकृतियां हैं। दोस्तों, गोरखा गुफा को स्थानीय लोग पहले से ही जानते थे, लेकिन पुराविदों के लिए इसे राकेश भट्ट ने उजागर किया। इसके अलावा चमोली के पिंडर घाटी में स्थित किमनी गांव से सफेद रंग से बने शैलचित्र मिले हैं। और अगर हम उत्तरकाशी की ओर चलें तो उत्तरकाशी की हुडली गुफा में हमें नीले रंग के शैलचित्र मिलते हैं। फिर आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में मानव व्यवस्थित स्थायी जीवन में रहने लगा था। मेहरगढ़ से हमें मानव के स्थायी निवास के पहले साक्ष्य मिलते हैं। अब आदिमानव ने अपने उपकरण और भी छोटे और नुकीले बना लिए थे, और जैसे जैसे समय बीता मानव ने खाद्य उत्पादन यानी खेती करना भी सीख लिया था। इसीलिए नवपाषाण काल को खाद्य उत्पादक काल भी कहा जाता है। मानव द्वारा खेती के लिए अपनाई गई पहली फसल जौ और गेहूं थी। कृषि के पहले साक्ष्य भी हमें मेहरगढ़ से ही मिलते हैं। अब खेती तो होने लगी थी, लेकिन इन अनाजों को कहाँ रखा जाए, ये प्रश्न सामने आने लगा। शायद इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढते ढूंढते मानव ने मिट्टी के बर्तन बनाने की शुरुआत की होगी, जिन्हें इतिहासकारों की भाषा में मृद भांड कहा गया। लेकिन मानवों को इन अनाजों को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा, जिसने अब तक के दूसरे सबसे बड़े आविष्कार को जन्म दिया। वो था पहिए का आविष्कार।
पहिए के आविष्कार के बाद मानव को एक स्थान से दूसरे स्थान में सामान ले जाने में आसानी होने लगी। उत्तराखंड राज्य की बात करें तो यहाँ के कई स्थानों से हमें मृत भांड की प्राप्ति हुई है। जैसे उत्तरकाशी की रवाई घाटी से काले और लाल मृत भांड मिले हैं जो नवपाषाण काल के बताए जाते हैं। नवपाषाण काल के बाद धातु काल या ताम्रपाषाण काल आता है। मानव द्वारा सबसे पहले खोजी गई धातु तांबा थी, इसलिए इस काल को धातु काल कहते हैं। तांबे की खोज के बाद मानव तांबे और पत्थरों दोनों के हथियारों का प्रयोग करने लगा था, जिसके कारण इस काल को ताम्रपाषाण काल भी कहा जाता है। अब धीरे धीरे समुदाय का विकास होना शुरू हो गया था। जैसे जैसे समय बीता, ये समुदाय ग्रामीण सभ्यता का रूप लेने लगे, जो मुख्यतः खेती करके ही जीवन निर्वाह करते होंगे। तांबे की खोज के बाद टिकाऊ उपकरण, आभूषण और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बनाना सरल हो गया था। अब अगर हम उत्तराखंड के संदर्भ में ताम्रपाषाण काल का अध्ययन करें तो हमें उत्तराखंड से तांबे के उपकरण और मानव के समान कुछ तांबे की आकृतियां मिली हैं। 1951 में हरिद्वार के बहादुराबाद की एक नहर से ताम्र उपकरणों की प्राप्ति हुई है। शायद उत्तराखंड में ताम्र उपकरण की ये पहली खोज थी। इसके बाद पिथौरागढ़ के बनकोट से 8 ताम्र मानवकृतियां मिली। इसके अलावा नैनीताल से 5 ताम्र मानवकृतियां और अल्मोड़ा से 1 ताम्र मानवकृति मिली है।